मौजूदा जो रोहतक में और रोहतक जो इस समय राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इनेलो की तरफ से ऐलान किया गया 25 सितंबर को सम्मान दिवस समारोह हम रोहतक में इस बार प्रदेश स्तरीय समारोह आयोजित करेंगे। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। एक तरफ जहां विपक्षी नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि इनेलो के राज में रोहतक के अंदर विशेष रूप से महम हलके में एक कांड हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इनेलो के लोग इस बात से इनकार कर देते हैं। आप सबको इस मामले की असली हकीकत बताएंगे, वो मौजूद है। ये खास शख्सियत कोई और नहीं, दीपक राठी जी हैं, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जब देवीलाल तीनों जगह से हार गए थे, उसके बाद हम उसको मतलब मेरे दादाजी उनको महम लेके आए। हम सोचते थे कि देवीलाल हमारा साथ देगा कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला छेड़ा है, क्योंकि इसने पैसे ले लेके दुनिया भर की नौकरियां बांटी थी। उसका ये था ना कि राज और खास तो हम ही करते हैं, और इसलिए उसने अगर वो यहाँ नहीं आता तो दांगी हीरो नहीं बनता। जिस व्यक्ति ने देवीलाल का साथ दिया, उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम देवीलाल ने किया है। जिस देवीलाल को कह रहा है परिवारवाद के खिलाफ था, नेहरू का, इसका राजीव का दादा कौन था, नाना कौन था, जब कहता था, अब उससे पूछो, इनसे पूछो, ये बात कर रहे हैं देवीलाल। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत सिंह, प्रताप चौटाला, फिर अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, करण चौटाला, ये इस देश के किसी युवा को आगे लाएंगे या इन्हीं का परिवार बनेगा। जब चौटाला सत्ता में था, 1.5 लाख नौकरियां खाली छोड़ गया। हुड्डा था, वो 2 लाख नौकरियां खाली छोड़ गया। क्यों भाई? जितने जाट नेता हैं, इन सारे जाट नेताओं ने, मैं अपने 55 साल का हो गया, जाटों का सबसे ज़्यादा भट्ठा बैठाया जाट नेताओं ने। जाट आरक्षण में अभय चौटाला ने यशपाल मलिक को किस बात के पैसे दिए भाई? 1 करोड़ रुपए दिए। आरक्षण से क्या होगा? बात की जाए सम्मान दिवस समारोह की, राज्य स्तरीय रैली कहती है कि रोहतक में इस बार कर रही है इनेलो पार्टी। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। विपक्ष के नेता बोलते हैं कि वो गलत है, अभय चौटाला बोलते हैं वो गलत है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। अभय चौटाला तो ये मान के चलो बीजेपी की बी टीम कभी से रही है। देवीलाल ने हमेशा बीजेपी से समझौता किया। इनेलो बीजेपी के खिलाफ तो जाएगी नहीं। और हुड्डा अपने केसों को बचाने के लिए, अभी इस चुनाव में देख लो, हालात ये हो रहे थे कि पिछले साल भी हमने सुना था कि कांग्रेस की टिकटें तो बीजेपी बांटती है, और यही इस बार हुआ। चौटाला की बेवकूफ़ी की वजह से महमकांड हुआ, और ये आज यहाँ आके है ना बकवास कर रहा कि देवीलाल सम्मान समारोह। किस बात का देवीलाल? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूदा जो रोहतक में और रोहतक जो इस समय राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इनेलो की तरफ से ऐलान किया गया 25 सितंबर को सम्मान दिवस समारोह हम रोहतक में इस बार प्रदेश स्तरीय समारोह आयोजित करेंगे, प्रदेश स्तरीय रैली करेंगे, और उसके बाद से ही लगातार राजनीतिक गलियारों में इसी मामले पर गर्मागर्मी चल रही है। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। एक तरफ जहां विपक्षी नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जो इनेलो रोहतक को अपना गढ़ बता रही है, जो इनेलो रोहतक में अपनी ताकत दिखा रही है, उसी इनेलो के राज में रोहतक के अंदर विशेष रूप से महम हलके में एक कांड हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इनेलो के लोग इस बात से इनकार कर देते हैं। अब महम कांड हुआ या फिर नहीं हुआ, इनेलो के राज में हुआ या फिर नहीं हुआ, इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है, तय तक जाएंगे, और हमारे साथ जो शख्स इस मामले की सच्चाई से हमें रूबरू करवाएंगे, आप सबको इस मामले की असली हकीकत बताएंगे, वो मौजूद है। ये खास शख्सियत कोई और नहीं, दीपक राठी जी हैं, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनके दादाजी जो हैं वो चौधरी देवीलाल के बेहद करीबी थे। एक तरीके से आपने फिल्मों में सुना होगा डायलॉग, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, उस तरीके से जो है इनके दादा रूपराम राठी जी है, वो उनके बेहद ही खास व्यक्ति थे। जब उन्होंने महम में एंट्री की थी, तो एंट्री करवाने वाले लोगों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था वो रूपराम राठी थे, दीपक राठी जी के दादाजी। अब इस मामले की हकीकत क्या है, पूरा चिट्ठा इनके पास है, अखबारों की कटिंगें इनके पास हैं, सारे प्रूफ दस्तावेज इनके पास हैं, तो मामले की सच्चाई जानते हैं। राठी साहब बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी प्रिंस जी, आपका यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ मैं। राठी साहब, रोहतक एक बार फिर पूरे हरियाणा प्रदेश में लाइमलाइट में है, चर्चाएं चल रही हैं। इनेलो कहती है कि हमारा गढ़ रहा है, दूसरी तरफ विरोधी लोग कह रहे हैं कि इनेलो ने तो यहाँ कांड किए हैं, इनेलो का गढ़ कैसे हो गया, इनेलो ने तो इस इलाके को बर्बाद किया। अब इन मामलों में क्या सच है क्या झूठ है, उसको छान कर अलग कर दीजिए। ऐसा है, ये जो राजनीतिक दल हैं,
जो भी राजनीतिक दल आप आज के दिन पूरे देश में है, वो इस देश की जनता को लूटने के सिवा और कोई काम नहीं कर रहे। क्योंकि जब मैं लगभग 12-13 साल का था, देवीलाल जी के मेरे दादाजी के बहुत अच्छे संबंध थे। मतलब जब भी वो रोहतक आते थे तो मेरे दादाजी को बुलाते थे, और मेरे दादाजी यहाँ प्रेमनगर चौक पे एक टेकराम सैनी की दुकान पे लगभग बैठे होते थे। वो लगभग बता के जाते थे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, कोई काम हो तो उनको लगभग बुलाने का काम मेरा ही होता था। कई बार वो मेरे साथ लेके मुझे गांव में भी ले जाते थे। जब देवीलाल तीनों जगह से हार गए थे, उसके बाद हम उसको मतलब मेरे दादाजी उनको महम लेके आए थे। और ये मान के चलो, अगर देवीलाल की वो कोई बंदा बुराई कर देता था तो मेरे दादाजी उसको पीट भी देते थे। 1-2 बंदों को उन्होंने पीटा भी है। यानी कि कट्टर भगत थे। कट्टर भगत थे। और यो आसपास यहाँ प्रेमनगर में और जहाँ भी हैं वो आप ना सभी से पूछ भी सकते हो। इसमें एक भी अगर % कोई अगर इसमें गलत हो तो उसका दोषी मैं हूँ। क्योंकि मेरे दादाजी का सबसे बड़ा पोता मैं था और मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। महम में जब ये चुनाव लड़े, उससे पहले ये रोड़ी, आदमपुर और तोसाम से हार गए थे। उसमें सिर्फ ये चेयरमैन थे बंसीलाल की सरकार में। अगर ये बहुत बड़ा ये है ना, कुछ नहीं थे। तो जब इसको हम महम में लेके आए, महम में हमारे जो प्रधान थे, सूरज सिंह जी थे, मेरे दादाजी थे, एक सज्जन सिंह जी थे, काफ़ी लोग थे जो इसको महम में ले आए। लेकिन गांव में सबसे पहले मेरे दादाजी ही लाए थे इनको। और वहाँ जब लाए तो पूरा गांव इकट्ठा होके, और इसको 82 में जिताया हमने, 85 में जिताया हमने, 87 में जिताया हमने। और हमारे गांव से इसको बेहिसाब वोट मिलती थी। मतलब हमारा ये था कि मेरे दादाजी औरतों की भी वोटें दलवा देते थे कि हमारे गांव में तो मूँछों वाली साउतरी होती है, उनकी वोटें दलवा देते। और हर बार ये मदीने से हारा। मदीने में और भी इसके बहुत अच्छे इसके साथी होते थे। सज्जन सिंह जी थे, अमीर सिंह के भाई थे, प्रताप सिंह थे, अमीर सिंह भी थे। उनको इसने बनाया नहीं, इसने बनाया आनंद सिंह ने। और उस वक्त जो भी काम करवाने, क्योंकि देवीलाल से तो सभी लोग जानते थे, इसको जो भी काम जॉब का होता था वो सारे काम है ना इसको भेजते थे। दांगी का ये हाल था कि मंत्री भी उससे टाइम लेके मिलते थे। ये बात मेरे एक ढांडा होते थे, जिनकी वाइफ अभी कमलेश ढांडा मंत्री है, उनका नाम भूल गया मैं। वो उन्होंने मेरे पिताजी को खुद कहा, भाई हम तो इससे टाइम लेके मिलते थे। इसका इतना ज़्यादा रुतबा देवीलाल ने बना दिया था। तो मेरे पिताजी का सिलेक्शन नहीं किया हेड मास्टरी के लिए। वो है ना मेरिट में थे, 2-2 साल की नौकरी का एक्सपीरियंस वालों का सिलेक्शन कर दिया, दादाजी का नहीं किया। मेरे दादाजी वहाँ इसके फ़ोटो वगैरह तोड़ाए। तो वहाँ दांगी बोला कि मैं तेरे गाँव में आऊँगा जब करना तुक्का काला मुँह। क्योंकि ये कहता है ना, जो आदमी भ्रष्टाचार करे उसका काला मुँह कर दे। तो मेरे दादाजी ने कहा इस बार आएगा तो हम उसका काला मुँह करेंगे। तो ये आया था 9 जनवरी को आनंद सिंह दांगी। हाँ, मेरे गांव में कबड्डी का मैच था। बलंबा गांव में। हाँ, बलंबा गांव में आया था। वहाँ हमने इसका काला मुँह किया था। आनंद सिंह दांगी का आपने काला मुँह किया, यानी कि गाँव के। हाँ, मेरे दादाजी ने और है ना मेरे वो थे आनंद सिंह, जो मेरे भाई थे, बड़े भाई थे, भाई हैं अभी भी। तो उन्होंने काला मुँह किया था। हम सोचते थे कि देवीलाल हमारा साथ देगा, कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला छेड़ा है। क्योंकि इसने पैसे ले के दुनिया भर की नौकरियां बांटी थी। और जिस महम कांड का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें चौटाला राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं था। उससे हमने टिकट मांगी थी कि हम इसको देख लेंगे, भाई ये कुछ नहीं है, आप बाद में हमसे इस्तीफ़ा ले लेना। मेरे पिताजी ने खुद कहा था, लेकिन वो उसको राजनीतिक समझ नहीं थी। उसका ये था ना कि राज और खास तो हम ही करते हैं। और इसलिए उसने अगर वो यहाँ नहीं आता तो दांगी हीरो नहीं बनता, हम ही इसको हरा लेते। इसका कोई है ना बहुत बड़ा जनाधार नहीं था उस वक्त तक, जबकि उसको है ना, क्योंकि CM कोई होता है तो वही होता है। लेकिन है ना चौटाला नहीं मानना। और इसके साथ है ना VP सिंह इसके देवीलाल के खिलाफ था। VP सिंह चाहता था कि इसको हम है ना डाउनफॉल करें देवीलाल को, क्योंकि देवीलाल ने जिस व्यक्ति ने देवीलाल का साथ दिया उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम देवीलाल ने किया है। जब हरियाणा न्याय युद्ध में जो हरियाणा संघर्ष समिति बनी, उसमें रघु यादव उसके महासचिव थे। वहाँ पे हर यादव को मंत्री बना दिया, सिर्फ रघु यादव को मंत्री नहीं बनाया। वो बेचारा दो साल में इस्तीफा दिया है ना। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी B.Tech को छोड़ के जनता की सेवा के लिए आया था, तो उसने कोई माल पानी तो खाना नहीं था, लोगों का रोज़गार करना था, रोज़गार देना था। उसमें ये रोज़गार में दांगी है, रघुवीर कादान है, वो अपनी मर्ज़ी से रोज़गार लगा रहे थे। उस साइड का तो एरिया को तो रोज़गार मिल नहीं रहा था, तो उस आदमी को नहीं बनाया।
उसके बाद हमारा भट्ठा बैठाया इसने, और बहुत से लोगों का है ना भट्ठा बैठाया। और इस व्यक्ति ने बीजेपी जो आज है यहाँ, इस बीजेपी की देन भी यही है। अब आप ये बताओ ना, पीके चौधरी को हाँसी से बना दिया, मंगल सेन बाई इलेक्शन में यहाँ से हारा, फिर उसको बना दिया मंत्री बना दिया। मंगल सेन की औकात क्या थी? जब हम 65 सीटें ले चुके थे तो क्या जरूरत थी बीजेपी के लोगों को मंत्री बनाने की? क्या जरूरत थी? जो सीटें जाट बाउल हैं वहाँ तो जाटों को बनाओगे या आप किसी और को बनाओगे? अहीरों की बाउल सीट से कोई जाट आज तक बना है? जी बिल्कुल सही बात है। फिर इस मतलब देवीलाल के बारे में तो इतनी कहानियां हैं, वो ख़त्म ही नहीं होगी। और जिस देवीलाल को कह रहा है परिवारवाद के खिलाफ था, नेहरू का, इसका, राजीव का दादा कौन था, नाना कौन था, जब कहता था, अब उससे पूछो, इनसे पूछो, ये बात कर रहे हैं देवीलाल, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत सिंह, प्रताप चौटाला, फिर अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, करण चौटाला, ये इस देश के किसी युवा को आगे लाएंगे या इन्हीं का परिवार बनेगा? मतलब ये तो वही बात होगी कि राजा के रानी के पेट से है ना राजा पैदा होता था, अब इन्हीं के पेट से इस देश का सीएम बनता है। अब यहाँ पे हुड्डा को देख लो, मतलब ये सारे के सारे, अब बीजेपी ने इस चीज़ देश को ऐसे अपने है ना जमूर में है ना बांध दिया कि सारे लोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। और ये जिस अभय चौटाला आज आके रोहतक रैली कर रहा है, ये ऐलनाबाद में तो हार गया, अपना सिरसा संभाल ले, वहाँ दुनिया भर के नशेड़ी हैं, उन्हीं को ख़त्म कर लेंगे। यहाँ रोहतक आके क्या करेगा? जब ये सत्ता में थे, जब चौटाला सत्ता में था, 1.5 लाख नौकरियाँ खाली छोड़ गया। हुड्डा था, वो 2 लाख नौकरियाँ खाली छोड़ गया। क्यों भाई? ये तो सैंक्शन पोस्ट थी, नई पोस्ट तो क्रिएट ही नहीं करके गया। जो सैंक्शन पोस्ट भर्ती करते थे वो भी नहीं की। और दूसरे ये जितने जाट नेता हैं, इन सारे जाट नेताओं ने, मैं अपने 55 साल का हो गया, जाटों का सबसे ज़्यादा भट्ठा बैठाया जाट नेताओं ने। आज तक एक भी महापुरुष के नाम पे छुट्टी नहीं है। छोटूराम के नाम पे छुट्टी नहीं, महाराजा सूरजमल के नाम पे छुट्टी नहीं, धन्ना जाट के नाम पे छुट्टी नहीं, राजा महेंद्र प्रताप के नाम पे छुट्टी नहीं जी। ये तो हालात हैं इनके जाट नेताओं। आप किसी को उठा लो, वीरेंद्र सिंह 5 साल मंत्री बना, क्या छोटूराम की तस्वीर, चौधरी छोटूराम जो अपने जिसको कहता था मैं नाती हूँ, उसकी तस्वीर संसद भवन में लगा पाया? उसके नाम पे 24 नवंबर और 9 जनवरी की छुट्टी करवा पाया? राजा नाहर सिंह पे छुट्टी नहीं कर पाया। 9 जनवरी को राजा नाहर सिंह भी पुण्यतिथि होती है और ना छोटूराम की भी होती है। मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत की जनता को ये कहता हूँ कि जो आप जाट नेता घूम रहे हैं, इनको जूते मार के नए नेता पैदा करो। युवा बहुत हैं इस देश में, जाटों ने तो हमेशा संघर्ष किया है। कब अहमद शाह अब्दाली और ये जितने आक्रमणकारी आए, हमारी खाप पंचायतों ने सब में संघर्ष किया है, उनके खिलाफ है ना दबा के युद्ध लड़े हैं। राजा नाहर सिंह, उसका उदाहरण देख लो, 1857 का। और आज ये रोहतक में रैली कर रहा है, इससे पहले कहाँ था भाई? रोहतक में बसें नहीं है, हरियाणा में बसें नहीं है, क्या आवाज़ उठा रहा है? HKRN की नौकरियां दे रहा है, क्या आवाज़ उठा रहा है भाई? ये कोई बोल रहा है? कभी ये बंदे जो आज नेता बने बैठे हैं, कभी किसी बस में यात्रा करते देखें? रोडवेज़ की बस में ये जो बात कर रहे हैं कि हम देश के लिए करेंगे, लैंड क्रूजर से नीचे चलते नहीं। तो ये जिस देवीलाल को इन्होंने हाईलाइट कर रहा है वो कुछ नहीं था, वो जीरो है। लोग उसको किसान मसीहा कह दो। आज सबसे ज़्यादा आज भी किसानों की दुर्दशा हुई है पिछले 70 सालों में, शायद किसी की हुई हो। जबकि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखत चाकरी, भीख निदान हम बोलते थे। लेकिन अब सबसे बुरा हाल ये है कि लोग अपनी ज़मीनें बेचने को तैयार हैं। अब ये जींद क्यों नहीं जा रहा जहाँ ज़मीनें हथियाई जा रही हैं? ये रेवाड़ी क्यों नहीं जा रहा जहाँ वो है ना IMT बनाया जा रहा है? ये अम्बाला क्यों नहीं जा रहा जहाँ पे है ना हमारी ज़मीन हथियाई जाएंगी? ये जो अगरोहा में वो बना रहा है 35 शायद 3.5 एकड़ या 2.5 एकड़ में, वहाँ ये क्यों नहीं संघर्ष कर रहा? वो तो इसका सिरसा क्षेत्र है, रोहतक आके क्या करेगा हैं? अच्छा, जाट आरक्षण में अभय चौटाला ने यशपाल मलिक को किस बात के पैसे दिए भाई? 1 करोड़ रुपये दिए। आरक्षण से क्या होगा? आरक्षण से होगा क्या? 1% नौकरियां हैं। हमारी ज़मीन तो ये हथियारे हैं। अब आप ये देखो, गुड़गांव सारे लोग बाहर के हैं, रेवाड़ी सारे लोग बाहर के हैं, दारू हेरा। रोहतक 1 लाख के करीब बाहर के लोग हैं। यहाँ आपके पानीपत, सोनीपत सारे लोग बाहर के हैं। हमारे को तो रोज़गार ही नहीं मिल रहा। फैक्ट्रियाँ ये बाहर की लोगों की बन रही है, ज़मीन हमारी है, बिजली हमारा, पानी हमारा है, रोज़गार बाहर का। ये है ना कौन सा तरीका? कोई नहीं बोल रहा। राजू साहब, बात की जाए सम्मान दिवस समारोह की, राज्य स्तरीय रैली कहती है कि रोहतक में इस बार कर रही है इनेलो पार्टी।
आए दिन हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। विपक्ष के नेता बोलते हैं कि वो गलत है, अभय चौटाला बोलते हैं वो गलत है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, ना अभय चौटाला बोलते हैं ना कांग्रेस वाले बोलते हैं। ये क्या चल रहा है? ऐसा है, अब इस पे मैं फिर बोलूँगा, इसमें कांग्रेस वाले भी नाराज़ होंगे। अभय चौटाला तो ये मान के चलो बीजेपी की बी टीम कभी से रही है। देवीलाल ने हमेशा बीजेपी से समझौता किया है। नेलो पार्टी कहती कि हम बी टीम नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा बी टीम है। जब न्याय युद्ध आया, जब न्याय युद्ध शुरू किया और आपके क्षेत्र से रघु यादव जैसे लोग इसमें शामिल हो रहे थे, सारे के सारे है ना अच्छे संघर्षशील लोग थे। जब इन्होंने बीजेपी को 17 सीटें दी थी, शायद मैं इतना मेरे को ध्यान नहीं, 17 सीटें दी थी वो ही। और यहाँ पे जो उनका बहुत बड़ा नेता था मंगल सेन, 85 के चुनाव में हार गया था। मैं दादाजी के साथ काउंटिंग सुनने, मुझे है ना काउंटिंग के साथ था जाट कॉलेज में, और वो जुलूस निकालने तैयार बैठे थे तो देवीलाल ने मना किया था। मुझे याद है कि भाई मंगल सेन जी हार गए डॉक्टर साहब। वो हमें तो पता नहीं किस चीज़ के डॉक्टर थे, वहाँ तक थे, हमें मोदी की तरह ना तो उसकी हमने डिग्री देखी है। तो वो हार गए थे, इसलिए कोई वो नहीं निकाला था जुलूस। उसके बाद भी यहाँ से जाट वोटों के सारे मंगल सेन जीतता था उस टाइम भी। तो बीजेपी का तो वो है ना कभी से समर्थक रहा है। इनेलो बीजेपी के खिलाफ तो जाएगी नहीं। और हुड्डा अपने केसों को बचाने के लिए अभी इस चुनाव में देख लो, राहुल को बहादुरगढ़ लेके आए, सोनीपत लेके आए, सारा सोनीपत लेके आए, सारे हलकों में सोनीपत, गरनौर, है ना गोहाना। लेकिन डॉक्टर साहब एक कमाल की बात है, बहादुरगढ़ लेके आए वहाँ पकोड़े खिलाए, हाँ। सोनीपत लेके आए वहाँ गोहाना वाले जलेब खिलाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हार गई। वो इनकी साजिश थी ना। इन लोगों ने कहा था भाई आप कितनी बार एमएलए बनाओगे, बाकी और भी हैं 4-4 बार विधायक बन चुके। वहाँ पे बहादुरगढ़ में भी जून था, उसको दे देता, जीत जाता। और उसके बाद आप और सुनो ना, मेवात में ले गए राहुल को, जहाँ तो वो बेहिसाब वोट डाल रहे थे। जाकिर हुसैन को हरा दिया उन्होंने। जाकिर हुसैन के दादा परदादा जिन लोगों ने वहाँ पे कुछ काम भी किए हैं, उनको है ना हरा दिया कांग्रेस वाले कैंडिडेट। ऐसी जगह ले जाने का हुड्डा का क्या काम था? क्योंकि राहुल एक एक चीज़ थोड़ी जाएगा, वहाँ की जो लोकल टीम कहेगी वहीं पर तो जाएगा। क्योंकि हालात ये हो रहे थे कि पिछले साल भी हमने सुना था कि कांग्रेस की टिकटें तो बीजेपी बांटती है, और यही इस बार हुआ, यही इस बार हुआ। ये बता दीजिए, क्योंकि वो सवाल उसका जवाब अब तक लोगों को समझ नहीं आया होगा। महम कांड हुआ था, नहीं हुआ था, हाँ या ना? महम कांड हुआ था। महम कांड जो हुआ वो चौटाला की मूर्खता से हुआ। चौटाला ये मानते हैं कि चौटाला एक अच्छा प्रशासक है, अच्छा प्रशासक रहा है, लेकिन चौटाला की बेवकूफ़ी की वजह से महम कांड हुआ कि उसने एक जीरो आदमी को वहाँ चुनाव लड़ने की वजह से। अब मैं जो बात कह रहा हूँ, इस बात पे ये लोग अगर मेरी बात का जवाब दे दे तो मैं उसके लेवल का आ जाऊंगा। ये लोग जवाब नहीं देंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जब महम कांड में दूसरा कांड हुआ, दूसरी बार जब ये वहाँ पे ये लोग मारे गए, मदीने का व्यक्ति बैसी क्या कर रहा था भाई? ताल्लू धनाने का व्यक्ति महम क्या कर रहा था? बाई इलेक्शन जो है ना, बाई पोल थे, 7 जगह हुए थे। चौधरी देवीलाल को कहते हैं कि महम आने के बाद जो मान सम्मान नहीं मिल पाया था वो मान सम्मान मिला। हाँ। वो विधायक बने, बिल्कुल बने। वो जो 3 है बार बिल्कुल सत्ता के ऊपरी लेवल तक पहुंचे, उप प्रधानमंत्री तक वो पहुंचे महम आने के बाद। लेकिन महम ने चौधरी देवीलाल को बहुत दिया, इनेलो को बहुत दिया, चौटाला परिवार को बहुत दिया। वापिस महम को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। महम वो हल्का था जो हम पंचायती कैंडिडेट ना चुनते थे। वोटिंग से 2 दिन पहले हम अपनी जीत पहले निश्चित करते थे। विजय जुलूस 2 दिन पहले ही निकाल लेते थे, जिस दिन प्रचार खत्म होता था। लेकिन महम आते ही देवीलाल ने, जो हमारे प्रधान थे सूरज सिंह जी, उनको हटवा के सम्मन को प्रधान थाने में बनवाया। कभी पंचायतों के प्रधान थाने में बनते हैं क्या? थाने में बनवा, ताकि इसकी पूछ कम हो जाए। और वही उसी बंदे ने देवीलाल को 3 बार पंचायती कैंडिडेट बनाया, उसी बंदे ने। ये हाल है देवीलाल का, जिस देवीलाल को ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पंचायती कह रहे हैं। मैं तो यहाँ विशेषकर जाटों कह रहा हूँ, इसकी रैली में ना जाएं, अपना नया नेता चुने। ये तो फिर अपना करण को और दूसरा कौन उसका अर्जुन को, उसको ले आएंगे, उसी को ले रहे हैं, उसको बना दिया विधायक। ये कुछ नहीं करने वाला। देवीलाल अपने परिवार से बाहर, देवीलाल परिवार किसी का कुछ नहीं करेगा। ये मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने 2 साल तक एमडी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में चाय बेची है। एमडी नहीं, ये एमडी एमएस के जो हॉस्टल हैं, हमारे पूरे परिवार को इसने बर्बाद कर दिया था। चाचा जी को हटा दिया, पिताजी को हटा दिया।
18 साल की एज में मैंने चाय बेची है, वहाँ उस टाइम के कोई डॉक्टर हो तो पूछ भी सकते हैं। ये जिस बात का कह रहे हैं देवीलाल, ये था हमारी गलती क्या थी, मेरे दादाजी की गलती क्या थी? आज भी उसके हत्यारे खुले घूम रहे हैं। और ये आज यहाँ आके है ना बकवास कर रहा कि देवीलाल सम्मान समारोह, किस बात का देवीलाल? देवीलाल ने किसी हमारे जाट देवीलाल तो वो व्यक्ति है जो है ना दीन बंधु चौधरी छोटूराम को काले झंडे दिखाता था। और यहाँ हुड्डा भी, उसके खिलाफ हुड्डा का जो दादा है माथुराम, उसके खिलाफ कोर्ट में केस जीतता था। इस देश में जाटों ने उनको नेता बनाया जिसने चौधरी छोटूराम का विरोध किया था, दबा के विरोध किया है। पता नहीं वो है ना जल्दी भूल जाते हैं। राठी साहब क्या कहना चाहेंगे? रैली इनेलो कर रही है, कहते कि हुड्डा का गढ़ है, हुड्डा के गढ़ में इनेलो अब अपना दमखम दिखाएगी, आने वाले समय में इनेलो इसे अपना गढ़ बना लेगी, पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इनेलो जो है फेरबदल कर देगी। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देवीलाल परिवार वो बात नहीं होगी, क्योंकि काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। और इस रैली से बेटर ये है कि इस देश में, इस प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ करे। इस प्रदेश में अब बाहरी लोग आके रोज़गार कर रहे हैं और हमारे युवा जो है नशे की तरफ इन लोगों ने धकेल दिया है जी। जो सबसे बड़ा इशू है। और अगर ये अभय चौटाला कुछ प्रदेश के लिए करना चाहता है तो मेरी इसको एक सलाह है। खैर ये बड़े हैं और सलाह किसी की मानता भी नहीं। ये कम से कम जो नशे की जो यहाँ पे जो पूरी की पूरी है ना पीढ़ी हमारी बर्बाद हो रही है, उस पे काम कर ले। रैलियों से कुछ नहीं होने वाला। आज के दिन तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वहीं पे आप वोट अपनी तय कर ले कि तेरे साथ कितने लोग हैं। उसी दिन आप ऑनलाइन आके वहीं के बात कर लो। क्यों यहाँ रोहतक का रास्ता जाम कर रहा है? पहले अभी बाढ़ से बड़ी है ना मुसीबत है, लोगों का पानी उतरा नहीं है और वहाँ तो बाढ़ बहुत ज़्यादा है। अपने उन्हीं को ये पैसा यहाँ लगा रहा है, जो बाढ़ पीड़ित किसान है उन्हीं को दे दे। ये दुनिया भर के होर्डिंग है, अभी कल और जाएंगे लग, फ़ायदा क्या होगा इससे? कुछ नहीं। भविष्य कुछ नज़र आ रहा ना, कुछ नहीं है। इन लोगों का जीरो है। ये 4-5 लोग जो घिसे पुटे हैं वो आ जाएंगे, उससे कोई है ना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब ये अपना ऐलनाबाद ही हार गया तो यहाँ पे क्या होगा? ऐलनाबाद जो इनका गढ़ था, कहते सिरसा लगता है महम में उचित मान सम्मान इनेलो को, चौधरी देवीलाल को, ओम प्रकाश चौटाला को मिला। इसके बाद इन्होंने जो है उचाना साइड भी रुक किया था। उसके बाद जो है इन्होंने सिरसा को अपनी पैतृक जो है गढ़ बनाया। ऐलनाबाद से लगातार जीतते रहे हैं। सिरसा जो है अलग अलग हलकों से जो है ये लगातार बनते रहे हैं। लेकिन अब वहाँ से वापस रोहतक महम की तरफ रुख करना, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि इस प्रदेश में सरकार उसी की बनेगी जो रोहतक और ये जो पुराने रोहतक को अपने हाथ में कर लेगा, जहाँ मतलब वहाँ इसका गढ़ बन जाएगा। एक रोहतक, पुराना रोहतक और एक हरिवाल, ये जिसके साथ होंगे उसकी सरकार बनेगी। और इस पे क्योंकि वहाँ यादव तो इसलिए वोट नहीं देते कि भाई हमें जाट सीएम नहीं चाहिए, हालांकि यादवों का सबसे बुरा हाल है वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। एक बेचारा रघु यादव था, उसने खूब है ना इसका संघर्ष किया, लेकिन उसको वो लोग है ना विधानसभा तक एक बार पहुँचाया। उसके बाद जो वो लोकसभा में जाना चाहते थे, वो एक विद्वान संघर्षशील व्यक्ति है, वो नहीं है ना जा पाए। वो वहाँ का है ना बड़ा दुर्भाग्य है। और वहाँ पे उन लोगों को बनाया गया जो गोद पे गोद थे। रघु जी बहुत बार कहते हैं, और रघु जी ने ही मेरे दादाजी का मामला विधानसभा में उठाया था जब से मेरी उनसे दोस्ती है जी। हाँ, उनके हर चुनाव में मैं उनके साथ होता था, कभी भी है ना। जो वहाँ के लोगों लगभग मुझे हर एक गांव का। क्या लगता है इनेलो इधर आई है दोबारा से, क्या रोहतक हाथ में आने वाला है? अब तो आने वाले 5 साल में राजनीति का समीकरण कुछ चेंज होगा। वो अभी कहाँ होगा? अभी तो खैर मैं तो खुद का मानना है कि अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा कट्टर जाट राजनीति पे काम करेगी। अब जाट राजनीति पे बोलने का मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये लोग जाट के खिलाफ बोलते थे। अब ये 15 साल हो जाएंगे और नॉन जाट सीएम देख लिया। और आज ये मैं दावे के साथ क्या कह सकता हूँ, आपके चैनल में कह रहा हूँ, जाट सीएम नहीं है, इसलिए देश में क्राइम प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। क्योंकि उन लोगों को डर था कि ये जाट हमें पीट देंगे। अब जाट चुपचाप बैठा है, अभी वो देख रहा है कि किस साइड जाए। अभी वो सीधा सीधा देख रहा है कि किस साइड जाए। और अब हमें जो खुद है, अभी मैं 55 का हो गया, तो अब राजनीति करने का आएगा मज़ा, और सीधी जाट की राजनीति करेंगे और इन लोगों को एक्सपोज करेंगे इन्होंने जाटों का किया क्या। आपके जवाब से मुझे थोड़ी सी असंतुष्टि हुई। मैंने आपसे पूछा था कि विपक्ष जो है सत्ता
विपक्ष के खिलाफ अक्सर बोलता है, लेकिन रोहतक में इस समय ये जो रैली हो रही है इनेलो की, इसमें ये देखने को मिला कि विपक्ष विपक्ष के खिलाफ बोल रहा है, विपक्ष विपक्ष से भिड़ा हुआ है और सत्ता पक्ष से आराम से बैठ के मजे ले रहा है। यानी कि अभय चौटाला हुड्डा से भिड़े हुए हैं। हर दिन जहां जिस भी गांव में कार्यक्रम होता है वहां जुबान पर सिर्फ हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। उन दोनों का वोटर एक है, उन दोनों का मैक्सिमम वोटर जाट ही है। यानी कि एक दूसरे से खतरा डर इन एक दूसरे के है ना इनको डर, और ये चाह रहे हैं कि हम रोहतक में अपना कमांड बनाए रखें। जी, ये इसका सीधा सीधा दे है। हुड्डा चाहेगा कि मैं रोहतक को, अपने गढ़ को जाने ना दूं। हालांकि ये रोहतक में उसने कुछ नहीं किया। रोड आप देख लो, घूम के देख लो ना, इसका विरोध करता, कभी ना किसी से मिलता। ये हुड्डा भी कुछ नहीं है कहीं, आप इसको इसके बारे में कभी फिर कर लेंगे। बहुत है ना डरपोक आदमी है ये, किसी के बारे में फ़ोन नहीं करता। और अभय चौटाला चाह रहा है कि मुझे रोहतक से संजीवनी मिल जाए, मैं यहाँ आके लोगों को शामिल करा के। लेकिन जो इसके पुराने कांड हैं, जींद में वो कौन सा गांव था, वहाँ पे चौटाला ने किसानों को मारा, कंडेला, हाँ कंडेला, वो लोग भूलेंगे नहीं। महम में इसने खामखा का कांड होने दिया। इसका इनेलो तो कहती है कंडेला भी हमारा कांड नहीं था, हमारी सरकार में नहीं हुआ। किसकी थी? सरकार उसी की तो थी। नहीं, वो तो कहते कि हमारा कोई हाथ ही नहीं। कहने से क्या होगा? उनके कहने से क्या होगा? आप एक चीज़ बहुत बार सवाल पूछा। एक चीज़ बताओ मुझे, उनके कहने से क्या होगा? आप एक चीज़ बताओ, आज के दिन एसपी कोई काम करेगा सरकार से पूछे बगैर कर देगा? है उसकी औकात? बिल्कुल। एसपीडीसी की है तो ये संविधान में पब्लिक सर्वेंट ही जी, और वो है पब्लिक के नुमाइंदे। ऐसे कर देंगे तो खाम खाई है ना बकवासें कर रहे हैं। भाई आप मुझे बताओ ना, किसानों के लिए 70 साल में किसी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। ये सब बकवास कर रहे हैं। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत के लिए आपने समय दिया, सारी जो है जानकारियाँ साझा की। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ दीपक राठी खास बातचीत में बने हुए थे। एक बार फिर आपको बता देते हैं, दीपक राठी अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महम कांड की सच्चाई क्या है, चौटाला सरकार में क्या ये कांड हुआ था या फिर नहीं हुआ था, जो आरोप हुड्डा ने इनेलो पर लगाए उन आरोपों में कितनी सत्यता है, उसको लेकर चर्चा की। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं उसको लेकर आप कमेंट के माध्यम से जरूर लिख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।